नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसबीआई पीओ कलर के फाउंडेशन बैच में आज हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन जो डीआई हमारा चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। डीआई का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 के अंदर हम लोग टेबल डीआई को कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट के लास्ट में मैंने एक लाइन ग्राफ और एक बार ग्राफ आप लोगों को होमवर्क में दिया था, उसी को आज की क्लास के अंदर अपन लोग डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे, साथ में और भी क्वेश्चन करेंगे। यानी कि ये जो पार्ट 3 है ना अपना, इसमें अपन लोग लाइन ग्राफ और बार ग्राफ पढ़ने वाले। टेबल अपना कंप्लीट हो चुका है। जैसे टेबल में हमने क्या किया था, पहले इजी लेवल, फिर बढ़िया लेवल, फिर और बढ़िया लेवल, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ लेवल, हर टाइप के लेवल के क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। वैसे ही लाइन और बार ग्राफ में करेंगे हम लोग। लगभग 2 पार्ट लगेंगे इसके, तो लाइन और बार ग्राफ भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में पाई चार्ट और मिक्स चार्ट के ऊपर अपन लोग बढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के होंगे, ताकि हम लोगों को एक आइडिया हो जाए कि लाइन ग्राफ बार ग्राफ के अंदर क्या नई चीजें पूछी जाती हैं। छोटी सी एक बात बता देता हूँ आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले। देखो, जो टेबल में किया है ना, टेबल डीए में किया है, वही सब कुछ लाइन ग्राफ और बार ग्राफ में होने वाला है। कुछ नया नहीं है। बस एक चीज नहीं है छोटी सी, ये नहीं है कि बस वहां टेबल में से डेटा निकालते थे, यहाँ लाइन ग्राफ और बार ग्राफ में से डेटा निकालेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज वैसी सी मिलेगी आप लोगों को, क्वेश्चन में डेटा वही सा मिलेगा, वही रेशियो, परसेंटेज, एवरेज के कैलकुलेशन होगी, सब कुछ वही होगा। डेटा निकालना बस अच्छे से सीखना है। तो अच्छे से डेटा निकालना सीखेंगे, यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। तो लाइन और बार, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि हमारा जो बैच चल रहा है क्वांट का, उसमें सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक एज का टॉपिक भी मैं करा चुका हूँ। टेबल डी अपना कंप्लीट हो चुका है। लाइन और बार ग्राफ 2 पार्ट हो रहेंगे, उसके बाद में ये भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। रात को 8 बजे मंडे से फ्राइडे तक क्लास आती है, तो जरूर से आप लोग ज्वाइन किया कीजिए और टाइम पे क्लास देख लिया कीजिए। संडे को रात 8 बजे अपनी रीजनिंग मेंस की क्लास आती है, तो वो भी जरूर से अटेंड किया कीजिए आप लोग। 2025-26 का आईबीपीएस का कैलेंडर भी आ चुका है, सारे एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं। तो जो भी बच्चे बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम बना दिया, बैंकिंग प्रिपरेशन प्रोग्राम। एक ऐसा सॉल्यूशन जहां एक जगह सब कुछ मिल जाता है। स्टूडेंट को क्या चाहिए, क्लासेस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, सब यहाँ पे मिल जाता है। आप लोगों को 700 घंटे से ज्यादा का आपका मटेरियल मिलता है, जिसमें क्लासेस मिलती हैं, जिसमें आपका सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लास अलग से, प्रैक्टिस क्लास अलग से, बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे दी हुई है। सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं। करंट अफेयर का लेटेस्ट मटेरियल आपको मैगजीन के फॉर्मेट में या फिर डेली पीडीएफ के फॉर्मेट में, डेली जो करंट अफेयर की मैगजीन आती है उसके फॉर्मेट में आप लोगों को मिल जाता है। सारे के सारे स्टडी मटेरियल जो हमारी बुक्स है वो डिजिटल फॉर्मेट पे, प्रॉपर बुक्स आपको सारे सब्जेक्ट की डिजिटल फॉर्मेट में मिल जाती हैं। 4000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, सारे एग्जाम कवर करते हैं, जो जिसमें 700 से 800 टेस्ट के बीच में, 700 प्लस टेस्ट में जनरली बोलता हूँ, वो आपके इंश्योरेंस और बैंक एग्जाम के टेस्ट हैं, यानी कि आपके काम के टेस्ट हैं डायरेक्ट आप लोगों के, अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो सारे एग्जाम्स की टेस्ट प्रैक्टिस मिल जाती है। तो एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाता है। कोई डाउट आ जाता है तो मैथ्स रीजनिंग की डाउट क्लास लेता हूं मैं, तो वहां पे क्लियर कर सकते हो आप लोग। BP35 कोड आपको यूज करना है, इससे आपको 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोर्स हमारा बैंकर्स पॉइंट 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन या thebankerspoint.com वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल रहता है। यही 2 हमारे ऑथेंटिक सोर्स है। कुछ स्टूडेंट्स क्लासेस व्लासेस सारी कर चुके हैं, अब उनको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है जबरदस्त तरीके से, तो उनको मटेरियल और मॉक टेस्ट की रिक्वायरमेंट हो। तो हमारा सारा स्टडी मटेरियल जो आपको कोर्स मिला है वही स्टडी मटेरियल और सारे के सारे मॉक टेस्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर सारा मटेरियल आपको मिलता है। सिर्फ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इतने में आप लोगों को लेकर दिया गया है, लेकिन उसके लिए कोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सेम टू सेम वही आप लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है जी। ये हमारी डिजिटल बुक्स है जो आप देख पा रहे हैं ना, इतनी सारी बुक्स हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। और ये व्हाट्सएप चैनल, इसको ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपसे डायरेक्ट संवाद कर पाऊंगा ये चैनल अगर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है जी। तो यहाँ पर कुछ चीजें मार्क की हुई हैं, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो, एक तो आपने देखा होगा ग्राफ, कितना साफ सुथरा ग्राफ आपको दिख रहा होगा। हमारी टीम ने स्पेशल मेहनत की इस ग्राफ को बनाने के लिए। ठीक है जी। तो आप लोग होगा एक्सपीरियंस अच्छा आ रहा है, मतलब साफ सुथरा दिखे एटलीस्ट ग्लास, मतलब ग्राफ तो साफ सुथरा दिखे। पहले क्या होता था जनरली, ये लाइन जनरल ग्राफ में जब हम लोग बनाते हैं ना, तो ये लाइन बड़ी ही हल्की बनाई जाती है। आपने पेपर में भी देखा होगा, बिल्कुल बारीक लाइन होती है। तो अपन जब डायरेक्ट कंप्यूटर की स्क्रीन देखते हैं तो वहां दिख जाती है ये लाइनें, लेकिन जब कैमरा से रिकॉर्ड होती है तो हल्की हल्की चीजें और हल्की हो जाती है। थोड़ी सी क्वालिटी, तो एक तो स्क्रीन की क्वालिटी है, कैमरा से होके कोई चीज जा रही है उसकी क्वालिटी गिरती थी, तो देख नहीं पाता था स्टूडेंट। लेकिन इस बार हमने कुछ इस तरीके से इसको अरेंज किया कि आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा, सारा डेटा आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है। और डेटा निकालने का खेल सीखना है अपने को, बाकी तो अपन कर ही लेंगे, टेबल डीआई सीख ही चुके हैं। अब आ जाओ, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, देखो ये 31 से 35 क्वेश्चन यहाँ पे क्यों दिखा रहा है, क्योंकि डीआई के क्वेश्चन में सारे 1 नंबर से लगाते हुए चलूंगा और आखिर तक, तो 30 नंबर तक के जो क्वेश्चन है वो टेबल डीआई के थे।
अब आगे 31 से बार ग्राफ और लाइन ग्राफ चलेगा, ठीक है जी। आ जाओ भाई। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द अमाउंट इन थाउजेंड्स। इसका मतलब क्या है, इन थाउजेंड, यानी कि ग्राफ में जो ये अमाउंट दे रहे हैं थाउजेंड के अंदर, ये 10 लिखा है तो ये 10 नहीं है, 10,000 है, ये 20,000 है, 30,000 है, 40,000, 50,000, 60,000। क्वेश्चन ने बोल दिया कि मैंने लिखा तो ये है लेकिन ये थाउजेंड्स में है सारी की सारी वैल्यू, ठीक है। ऑफ टैक्स पेड बाय 3 डिफरेंट पीपल, 3 अलग अलग लोग हैं, नाम क्या है, तरुण, अपूर्व और मयंक। 3 लोगों द्वारा टैक्स पे किया जाता है, ठीक है। उसका ये डेटा दिया गया और टैक्स किसमें, थाउजेंड्स के अंदर है, ठीक है। अब यहां पर दिया गया है 2018 का, रेड वाला जो ग्राफ है वो 2018 का है, लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये जो ब्लैक वाला जो ग्राफ है वो 2019 ईयर का है। यानी कि रेड वाला ग्राफ बताएगा कि 2018 में कितना टैक्स दिया गया, और ब्लैक वाला ग्राफ दिखाएगा कि 2019 के अंदर कितना टैक्स पे किया गया, ठीक है जी। अब देखो सबसे पहले अपने को डेटा निकालना आना चाहिए, फिर क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे कि भैया क्या है क्वेश्चन क्या नहीं है ना। सबसे पहले तो अपने को डेटा तो निकालना आना चाहिए। अब इसमें डेटा को थोड़ा सा समझते हैं। टैक्स दिया गया, अब जैसे यहाँ तरुण दिया गया, रेड का मतलब 2018। अब सबसे पहले तो बार ग्राफ में एक चीज सीखो सबसे पहले, जैसे ये नीचे नीचे की एक ब्लैक मेन लाइन है, ये इस लाइन पे 0 मार्किंग है, इस लाइन पे 10 मार्किंग। अब बीच वाली जो पतली पतली लाइनें होती है ना, इनकी मार्किंग नहीं होती, ये अपने को खुद को ही देखना होता है क्या होता है। अब एक बात बताओ, यहां से यहां तक आने में कितने पार्ट है, ये 1 2 3 4 5 पार्ट है कि नहीं, बराबर बराबर। यानी कि ये जो 10 वैल्यू है 5 भागों में बैठेगी, तो 10/5 यानी कि 2, यानी कि एक लाइन की 2 वैल्यू है। यानी कि ये वाला जो लाइन है ये 2 वैल्यू है, इस वाली लाइन की 4 है, इस वाली लाइन पे 6 है, इस वाली लाइन पे 8 है, फिर 10 है। ऐसे यहाँ 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 इस तरीके से ऊपर चलती जाएंगी वैल्यू। तो अगर इसके बीच की कहीं वैल्यू निकालनी हो तो अपने को निकालनी आनी चाहिए, जैसे कि तो ये हर बार ग्राफ में अलग होता है, कई बार 2.5 भी होती है वैल्यू, एग्जामिनर गेम कर जाता है। तो देख लेना है कि कितने पार्ट हो रहे, लाइन मत गिनना, लाइन आपको 4 ही गिनेंगी, 1 2 3 4, टोटल ऊपर नीचे गिनोगे 5 6, 6 का भाग दे दो, 4 का भाग दे दो, 2 तो नहीं आना है। पार्ट देखने कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 1 2 3 4 5, 5 भागों में डिवाइड हुआ है ना, तो 5 बार में बटेगा। तो देखो 0 2 4 6 8, फिर आगे चलेगी बात, ठीक है जी। अब देखो तरुण ने 2018 में कितना टैक्स दिया, वो रेड लाइन ग्राफ बताएगा। तो रेड ग्राफ की वैल्यू क्या है, ये है 20 से कितनी लाइन ऊपर, 1 2, तो ये 24,000 वैल्यू है, 24 नहीं 24,000, क्योंकि हर वैल्यू 1000 में। तो तरुण ने 2018 में कितना टैक्स पे किया, 24,000। ये यहां से अपने को वैल्यू निकालनी है, और जहां क्वेश्चन में यूज करना होगा निकाल देंगे, कर लेंगे, ठीक है। ब्लैक वाला किसकी वैल्यू है, 2019 में तरुण ने कितना टैक्स पे किया, 30,000, 30 की वैल्यू है ना, 30,000 टैक्स पे किया। इधर आएंगे, ये देखना भैया वैल्यू मयंक की देखते हैं 2018 में, ये 40 की लाइन है ब्लैक वाली, 40 से 2 नीचे है ना, तो ये 38 हो गए, 36 हो गए, यानी 36,000 है, और ये कितना 40,000 है। तो 2018 में 36,000, 2019 में 40,000, इस तरीके से वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जैसे भी अपने क्वेश्चन करवाएगा उसी तरीके से कर लेंगे अपन लोग। आ जाओ भाई, ठीक है। एक छोटा सा करेक्शन है यहाँ पे, एक तो ये यहाँ पे रेशियो नहीं लगा था, तो मैंने पहले लगा दिया था, एक और था वो मिट गया, ठीक है। ये पेन नहीं है, पेड है, ठीक है ना, पेड भुगतान, इसकी जगह आएगा भुगतान। पेड का मतलब भुगतान करना है, पे किया है उसने यार, पैसा दिया है, ठीक है। वैसे गलती से सही लिखा है, इसने क्या लिखा है, अपूर्व पेन ओनली इनकम टैक्स एंड जीएसटी, यानी दर्द होता है पेन जीएसटी इनकम टैक्स। देखो जैसे आप लोग हमसे कोर्स वगैरह या स्टडी मटेरियल कुछ लेते ना, आपको लगता होगा कि ये तो सर इतना पैसा ले रहे हैं, कुछ नहीं होता। जैसे ही कोई कोर्स है 18% गवर्नमेंट के पास में, और जो बच जाता है ना उसमें सारी कोस्ट वोस्ट निकालते हैं, और उसके बाद में जो पैसा हमारे पास आता है उसमें से इनकम टैक्स, ठीक है। वो इनकम टैक्स जिस भी रेंज में आता है उस रेंज के हिसाब से आ जाता है, तो लगभग ठीक ठाक होगा टीचर का 20 से 30% होता है वो। तो आधा पैसा गवर्नमेंट के पास में, 20-30% स्टाफ और ये सब चीज़ों के पास में। यहाँ कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। बहुत कम, मतलब ऐसे बच्चों को लगता है ना, कई बच्चे कैलकुलेट करते हैं, मैं कई कमेंट पढ़ता हूँ, देखो 1000 आएंगे होंगे ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो उसी का एग्जाम्पल देता हुआ एक क्वेश्चन है, देखते देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, इफ अपूर्व पेड इनकम टैक्स एंड जीएसटी इन 2019। अब देखो पीछे वाला जो टैक्स है कोई ऐसे बताइए, ये टैक्स पीछे वाला टोटल टैक्स की बात कर रहा है, ऑफ टैक्स पेड बाय 3 डिफरेंट पर्सन। इसमें ये नहीं बोला कि ये इनकम टैक्स का डेटा है, ये जीएसटी का डेटा है, किस चीज का डेटा है, ठीक है ना, वो नहीं बोला है यहाँ पर। इसने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बोला कि टैक्स पे करता है। तो पीछे का जो ये जो डेटा दे रहा है टैक्स का है, कि टोटल टैक्स अपन कितना पे करते हैं।
अब देखो, अपूर्व पेड इनकम टैक्स एंड जीएसटी इन 2019 इन द रेशियो 7:3 रेस्पेक्टिवली, यानी कि जीएसटी और इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स और जीएसटी ये किस रेशियो में लिखने की जरूरत नहीं, बस मैं तो आपको नोट्स के लिए लिख रहा हूं 7:3 के अंदर। आपको तो डायरेक्ट जो चाहिए होता है वो डाटा निकालना है। देन फाइंड द सम ऑफ इनकम टैक्स पेड बाय अपूर्व इन 2019, ठीक है, एंड टोटल टैक्स पेड बाय तरुण इन 2018, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि 2019 में जीएसटी कितना पे किया और 2018 में टोटल पे कितना किया। ब्रैकेट में लिख दिया कि अपूर्व पेड ओनली इनकम टैक्स एंड जीएसटी, और भी बहुत सारे टैक्स होते हैं, तो वो स्पेसिफाइड कर रहा है कि अपूर्व भाई साहब सिर्फ जीएसटी और इनकम टैक्स पे करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो रेशियो दिया गया है किसका दिया गया, 2019 का दिया गया है। अब 2019 में अपूर्व की बात करो सबसे पहले, तो 2019 यानी ब्लैक वाला अपूर्व वन, ये यानी कि कितना, 60,000 रुपए अपूर्व क्या देगा, टैक्स देगा। तो यहां टोटल टैक्स देगा, तो यहां 10 रेशियो की वैल्यू कितनी, 60,000, ठीक है। 10 रेशियो की वैल्यू कितनी, 60,000, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी, 6,000, ठीक है ना। तो 7 की कितनी हो जाएगी, 42,000। तो 7 की वैसे आवश्यकता नहीं थी, फिर भी इसकी 18। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, निकालना क्या है, देन फाइंड द सम ऑफ इनकम टैक्स पेड बाय अपूर्व इन 2019। हाँ जरूर, इनकम टैक्स की तो है भैया। तो इनकम टैक्स अपूर्व कितना दे रहा है, 2019 में 42,000 दे रहा है, एंड टोटल टैक्स पेड बाय तरुण, अपूर्व की बात नहीं कर रहा, आप तरुण की बात कर रहा है। 2018 में तरुण कितना टैक्स पे करेगा टोटल, तो 2018 में रेड ग्राफ है और तरुण का ग्राफ का मतलब ये रहा, तरुण कितना पे कर रहा है, 24,000 पे कर रहा है। तो 42,000 प्लस 24,000 कितना हो जाएगा रे, 66,000, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो आईबीपीएस पीओ लेवल का क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना भी नहीं है, कितना इजीली हो गया। यहां से डेटा निकालना आना चाहिए बस। अब क्या कराया इसने, यहां से एक वैल्यू ली, उसको इस रेशियो में डिवाइड किया, एक दूसरी वैल्यू ली, उसमें ऐड करवा दिया, क्या बड़ी बात हो गई इसमें। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं प्री के अंदर, कोई डिफिकल्ट चीजें नहीं आती है, बस अपने को अच्छे से अरेंज करना आना चाहिए। ये बोलते ना ये आ जाता है वो आ जाता, कुछ नहीं आता है। बैंक एग्जाम को बोलते ना आजकल बहुत डिफिकल्ट हो गया, नहीं है, सीखो तरीके से फिर बिल्कुल इजी हो जाएंगी चीजें। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि कोई परोस के नौकरी दे जाएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और कई बच्चे नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, एसबीआई का आ गया देखो। अब कई बच्चे आरआरबी को टारगेट करने की सोच रहे हैं, इस बार जिसकी कमी रही थोड़ी बहुत, वो अभी से सोच रहे हैं आने दो एक बार, तो बहुत टाइम पड़ा है आरआरबी का। नहीं है भैया टाइम, जुलाई अगस्त आते हुए टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो जो लोग आरआरबी को टारगेट कर रहे हैं ना, तुम भी पढ़ना स्टार्ट हो जाओ अभी से ही, ठीक है जी। पिछली बार तो मैंने लाइव बैच लिया था, इस बार तो हम लोग बैंकिंग प्रिपरेशन प्रोग्राम में और भी अच्छे से तैयारी करा रहे हैं, उसमें और एडिशन करने वाला हूं मैं आरआरबी स्पेशल के लिए। आरआरबी के लिए कुछ जो बच्चे आरआरबी की तैयारी करना चाहते हैं एक बार कमेंट करके और बताना, ठीक है, कि सर हम लोग स्पेशली आरआरबी को टारगेट कर रहे हैं, सारे एग्जाम नहीं सिर्फ आरआरबी को टारगेट कर रहे हैं वो वाले बच्चे। तो मैं आरआरबी के लिए बैंकिंग प्रिपरेशन प्रोग्राम में एक स्पेशल चीज ऐड करने वाला हूँ। पिछली बार मैंने क्या किया था, हमारे इस बैच से बहुत सारे बच्चे आरआरबी में लगे, क्लर्क में ज्यादा सिलेक्शन हुए, पीओ में भी हुए, लेकिन पीओ में क्लर्क के कंपेरिजन में कम हुए हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया था, मतलब जनवरी से ही, 22 जनवरी मेरे को याद है, 22 जनवरी से ही हम लोगों ने पिछले साल बैच स्टार्ट कर दिया था। और फिर हम लोग जब आरआरबी वगैरह के एग्जाम आए थे तो हमारी तैयारी एकदम जबरदस्त हो गई थी। तो सारे बच्चों को लाइव पढ़ाया था मैंने उस टाइम पे, लेकिन इस बार हम लोग और भी थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो वो भी प्रोग्राम में जल्दी लॉन्च करूंगा, लेकिन वो तो आएगा जब आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन अभी से आप अपनी तरफ से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। आरआरबी वालों जो बोलते हैं ना सर इंग्लिश वीक है, एसबीआई दूंगा लेकिन शायद होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरा मेन टारगेट तो आरआरबी है, तो समय ज़्यादा नहीं है। अभी से डट के लगोगे ना तभी दूसरों से आगे निकल पाओगे। रेस है, कंपटीशन है, जो पहले भागेगा वो आगे निकलेगा। आ जाओ भाई, ज्ञान की बातें बहुत हो गई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। मेन मुद्दा तो यही है, ये सोल्व करेंगे तभी तो होगा कुछ। टोटल टैक्स पेड बाय तरुण, ये टैक्स क्या है, टैक्स ही लिखना चाहिए था। टोटल टैक्स पेड बाय तरुण इन बोथ ईयर्स, ठीक है। थोड़ा सा देखो छोटा, इसको ऊपर कर देता हूं मैं, दिखेगा ना, हाँ दिखेगा। अब नाम भी आ गया देखो, तरुण, अपूर्व और मैं, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद, अरे हाँ, कुछ भी हो जाता है ना। टोटल टैक्स पेड बाय तरुण इन बोथ ईयर्स इज व्हाट परसेंट मोर लेस देन टोटल टैक्स पेड बाय मयंक इन बोथ ईयर्स। इससे एजुकेशन क्या होगा एग्जाम में भैया पीओ लेवल के में,
टोटल टैक्स पेड बाय तरुण इन, अब देखो परसेंटेज निकालना है तो 1000 में जाने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू दी गई उसी में निकाल दो। टोटल टैक्स पेड बाय तरुण इन बोथ ईयर्स, तरुण ने दोनों सालों में कितना पे किया, 24 और 30 54। अब 1000 लिखने की जरूरत नहीं है, कोई कंपेरिजन ही तो करना है, ठीक है। फिर क्या बोला, मोर और लेस देन द टोटल टैक्स पेड बाय मयंक, मयंक ने दोनों सालों में कितना पे किया, 40 और 36, यानी कि 76। जब भी मोर और लेस पूछते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंस लिखते हैं ऊपर, डिफरेंस हो गया 22 का। अब नीचे क्या आएगा, अब ये तो पता नहीं, मोर होता तो कम लिख देते, लेस होता तो ज्यादा लिख देते, अब मोर और लेस बोल दिया, खुद को पता करना है, तो कंपैरिजन किससे कर रहा है, तो देन के बाद क्या रहा है, लेस देन टोटल टैक्स पेड बाई मयंक, ठीक है। तो मयंक ने कितना टोटल टैक्स पे किया, तो मयंक का कितना है, 76 है, 76 से इसको परसेंटेज निकालना था, लगभग पूछा गया है भैया, ठीक है ना। तो लगभग का देखो मैं एक बात बता देता हूं आप लोगों को, देखो एक सिंपल सा आइडिया लगाओ, देखो 25 27 29 एकदम पास पास में ऑप्शन आ रहे, तो आइडिया अगर लगा भी रहे हो तो एकदम थोड़ा सोच समझ के लगाना है, ठीक है ना। थोड़ा सा सोल्व ही कर लेते क्योंकि बहुत पास पास में ऑप्शन है, कुछ गलती हो सकती है। तो 4 से काट दिया, 4 एकम 4 4 निम 36, ठीक है जी, 550 आ जाएगा ऊपर, यू नो 19 दूनी 38 19 या 57, 30 से हल्का सा कम आएगा, लेकिन देखते हैं 19 दूनी 38, तो ये कितना बचेगा, 12 5 17 बचेगा, 170, ठीक है। तो लगभग 29 के आसपास आएगा, ठीक है, समझ गए ना। 19 को लगभग अगर 9 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, 171 हो जाएगा ना, वो 170 है, तो लगभग 29 के आसपास आएगा। 29 नी में कितना होता है, 171 होता है ना, ठीक है, तो ये 170 है, तो बस वही ठीक है, 29 के आसपास आएगा आंसर, ठीक है। 29 से हल्का सा क्या आ जाएगा, कम आएगा, लेकिन एकदम से नजदीक 29 है, 27 और वो नहीं होगा, 29 एकदम से क्या है, नजदीक है, तो ऑप्शन ई आपका आंसर हो जाए। इससे इजी तो क्या ही होता क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, हिंदी तो ठीक थी क्या इसकी, एक बार देख लेते हैं। दोनों वर्षों में तरुण द्वारा भुगतान किया गया कुल कर, दोनों वर्षों में मयंक द्वारा भुगतान किया कुल कर से कितने प्रतिशत लगभग अधिक या कम है, ठीक है, हिंदी ठीक है। कई बार क्या होता है कि मैं बोलता चाहे इंग्लिश में, हिंदी चेक कर लेता हूँ, कई बार भूल जाता हूँ, ठीक है। वैसे हम लोग क्रॉस चेक करवा लेते हैं इसको, लेकिन फिर भी कई बार आ जाता है ऊपर नीचे, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल टैक्स पेड बाई अपूर्वा इन बोथ ईयर्स एंड टोटल टैक्स पेड बाई मयंक एंड तरुण इन 2019। इससे एजुकेशन क्या होगा, डिफरेंस निकालना है, बस प्लस माइनस करना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल टैक्स पेड बाई अपूर्वा इन बोथ ईयर्स, अपूर्वा ने दोनों सालों में कितना टैक्स पे किया, 110, 1000 बाद में लगा लेंगे, कितना 110, ठीक है। अपूर्व इन बोथ ईयर्स, और डिफरेंस किसके साथ निकालना है, टोटल टैक्स पेड बाय मयंक एंड तरुण इन 2019, 2019 में मयंक एंड तरुण ने कितना पे किया, तो 2019 का मतलब ब्लैक वाला, मयंक का 30, तरुण का 30 और मयंक का 40, यानी कि 70, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 40, और ये 1000 में होती है सारी वैल्यू, क्योंकि अपने को क्वेश्चन ने शुरू में दे दिया था, तो 40,000 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया भाई, है ना, इजी आ गया ना। कई बार आ जाती है सीजीडी आ जाती है, कोई खास बात नहीं, और मेरा तो ये माने टेबल से ज्यादा इजी ये ग्राफ आते हैं ना, तब ज्यादा इजी कैलकुलेशंस दी जाती है, बस डेटा जिस बच्चे ने अच्छे से निकाल लिया उसका काम बन जाता है, ठीक है। फाइंड द, अब देखो कई बार हम लोग क्या है, वैसे बिना प्रीवियस ईयर के डीए पढ़ा दो सर लेवल पढ़ाओ, अब एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे तो दिखाएंगे तो सही ना कि ऐसे भी आते हैं, अब आगे जाएंगे तो और बढ़िया क्वेश्चन भी आएंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल टैक्स पेड बाय तरुण एंड मयंक इन 2018 टू टोटल टैक्स पेड बाय अपूर्वा इन 2018, क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल टैक्स पेड बाय तरुण एंड मयंक इन 2018, तरुण और मयंक का 2018 में टैक्स, यानी कि रेड वाला, तो ये कितना है 24 और 36, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये आ गया 60, ठीक है। इसका रेशियो निकालना है, टू टोटल टैक्स पेड बाय अपूर्वा इन 2018, अपूर्वा ने 2018 में कितना दिया 50, भैया कितना आएगा 6:5, बताओ सेकंडों में होने वाले क्वेश्चन है कि नहीं है ये वाले, ऐसी कोई डीआई आ जाएगी तो भाई जैकपॉट लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, सर उड़ा ही देंगे इसको तो। अभी देखो अच्छी डीआई भी आएगी आगे, अब देखो 4 क्वेश्चन बड़े ही जीते, इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है हाँ कुछ तो कराएगा इस क्वेश्चन के अंदर, है ना, तो काफी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। और देखो
इजी क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे। ऐसे में सोचना कि सर जैकपॉट वाले क्वेश्चन करा रहे हैं, हाँ भाई क्वेश्चन आ गया तो जैकपॉट लग गया और सारे क्वेश्चन बड़े इजी हो गए। क्लास में अपने को हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ देखो छोटा सा ग्राफ में छोटा नहीं करूंगा, मैं नाम ऊपर लिख देता हूँ कि इधर वाला ग्राफ ये तरुण का है, ये अपूर्व का है, ठीक है, एक मयंक का। क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, अगर मैं वो लिख इसमें वो कर दूंगा ना कि इसको और छोटा कर दूंगा तो फिर टेक्स्ट बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसलिए टेक्स्ट वेक्स्ट को के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। नीचे नाम लिखे हुए थे वो मैंने ऊपर लिख दिए, ठीक है। आ जाओ अब फटाफट आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि भैया क्या बोल रहा है क्वेश्चन। हाँ इसमें देखो एक ये नीचे की लाइन भी नहीं है, ये कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में गायब हो जाती है, तो वहां पे इमेजिन कर लिया करो। ये क्या सॉफ्टवेयर में लास्ट लाइन कई बार बनाना भूल जाता है। देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है मयंक पेड 1/4 ऑफ हिज इनकम एज टैक्स इन 2018। उसकी जितने इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये ओवरऑल टैक्स की बात कर रहे हैं। उसकी इनकम का जो भी हिस्सा था ना, उसका 1/4 हिस्सा 25% लगभग भैया ने किसने दे दिया, टैक्स में दे दिया 2018 में। एंड इज इनकम इंक्रीज्ड बाय 25% इन 2020 ओवर दैट 2018, यानी कि 2018 की तुलना में 2020 से कितना बढ़ गया, 25% बढ़ गया। अब एक बात बताओ, किसकी बात कर रहे हैं, मयंक की बात कर रहे हैं, लास्ट वाले उसकी बात कर रहे हैं। वो 2018 में कितना टैक्स पे कर रहा था भैया, 2018 में 36,000 रुपए टैक्स पे कर रहा था। अब यहां देखो 36 से कैलकुलेशन कर लो, लास्ट में 3 जीरो लगा देंगे, जहां में 36,000 करोगे बार बार में बड़ा लिखना पड़ेगा, तो 36 से कैलकुलेट कर लो, जो भी आंसर आएगा ना उसके आगे 3 जीरो लगा देना लास्ट में। कहीं कोई दिक्कत आएगी तो लगा लेंगे, 1000 ही तो करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि हर वैल्यू 1000 में है, क्वेश्चन ने पहले से बोला हुआ है अपने को। तो यहाँ पे 36,000 है, ये 36,000 जो है ना ये टैक्स के रूप में पे कर दिया। ये 36,000 उसकी इनकम का 1/4 थे, तो इनकम कितनी रही होगी, इसका 4 गुना, 4 गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा 144। इसके आगे 3 जीरो अंडरस्टूड सी बात है ही, ठीक है। तो 1,44,000 है एक तरीके से, 144 नहीं, लेकिन अपन शॉर्टकट में लिखने के लिए लिख रहे हैं ऐसा। ये इसकी 2018 की। अब 2020 में इसका 25% इंक्रीज हो गया भैया, 2020 में इसका 25% इंक्रीज हो गया। ये इनकम है उसकी 2018 की, इसका 25% का मतलब 1/4। अब देखो ये यही तो लिखा हुआ है, तो 1/4 करेंगे तो 36 ही तो आएगा, तो करने की जरूरत नहीं है, तो 36 रुपए बढ़ जाएगा। तो 2020 में उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी 2020 में। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। While the ratio of tax paid by Meng in 2018 to that 2020 is 9:10। अब जो 2018 से 20 का टैक्स पे करने का जो रेशियो है वो 9:10 है। भैया 2018 में उसने कितना टैक्स पे किया, 36,000, यानी कि 36, तो 9 की वैल्यू 36 होगी, तो 10 की कितनी होगी 40। तो भैया 2018 में 36 रुपए टैक्स पे कर रहा है, तो इधर कितना करेगा 40 करेगा, क्योंकि रेशियो दिया हुआ 2018-20 में। अब क्वेश्चन वाइल द रेशियो ऑफ टैक्स पेड बाय मयंक इन, ये हो गया। If Mayank spent 1/6 and 25% of his remaining income on rent in 2018 and 2020 respectively, यानी कि 2018 में 1/6 और 2020 में 25%, लेकिन बोला क्या रिमेनिंग इनकम, बताया था ना इनकम वाले पढ़ाई, रिमेनिंग मतलब बची हुई इनकम। किससे बची हुई इनकम, टैक्स पे करने के बाद, और तो कोई खर्चा बताया नहीं इसने। तो टैक्स पे करने के बाद में जो बचेगी इनकम वो कितनी बचेगी भैया, यहां कितनी बचेगी, 144 में 36 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा भैया 108। 108 रुपए तो 2018 में बचेंगे उसके पास में, और यहां 40 रुपए टैक्स पे कर देगा, यानी 140 रुपए बचेंगे। इसका तो 1/6 हिस्सा किसमें पे करेगा, रेंट में पे करेगा। तो 6 का डिवाइड कर लेते हैं, 6 कम 6, ठीक है ना, ये 18 आ जाएगा, यानी कि 18 रुपए पे कर दिए, तो बचे कितने इसके पास 90 रुपए, ठीक है जी। इसने 25% का मतलब 1/4, इसका 1/4 क्या होगा 35 रुपए। ये 35 रुपए रेंट में पे कर दिया, रेंट में पे करने के बाद कितना रुपए बचे, 105 रुपए बचे। आ जाओ, वाइल रिमेनिंग ही सेव्ड, बस इसका ये रेंट का ही खर्चा हुआ। ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि भैया रेंट का ही खर्चा हुआ टैक्स देने के बाद में। तो 2018 में 90 रुपए बचे उसके पास में, 2020 में 105 रुपए बचे उसके पास में। वाइल रिमेनिंग ही सेव्ड, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेविंग ऑफ मयंक इन बोथ ईयर्स। दोनों साल में सेविंग का डिफरेंस कितना है भैया 15। तो क्या 15 होगी ये वैल्यू, नहीं, अंडरस्टूड सी बात है, 3 जीरो तो हमेशा है ही इसके आगे, 1000 में हर वैल्यू क्या हो जाएगा 15,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक इजी डीआई जिसमें 4 क्वेश्चन बहुत इजी थे, एक क्वेश्चन थोड़ा सा था कैलकुलेटिव लग रहा था, बड़ा लग रहा था देखने में ऐसा, लेकिन इसमें भी कुछ ज्यादा खास चीजें थी नहीं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। देखो भाई नेक्स्ट आ गया आपका बार ग्राफ, ठीक है, लाइन ग्राफ, सॉरी बार ग्राफ तो मैंने पढ़ ही लिया, ठीक है।
अब सबसे पहले डेटा को समझना है अपने को कि डेटा क्या दिया गया। उम्मीद है ग्राफ व्राफ अच्छे से दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। इससे ज्यादा सफाई से हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम सफाई आ सकती है, इतने बड़े तरीके से हम लोगों ने दिखाया हुआ है। यहाँ पे आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूं कि ये वाला जो है ना, ये रेड और इसकी बात कर रहा है। ये रेड डब्बा दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये क्वांटिटी, ये वाला ग्राफ किस चीज का है, ये यहाँ लिखा हुआ है। ये देखो थोड़ा सा ये थोड़ा ग्राफ में क्या पावर पॉइंट में सेटिंग ऐसी होती है, इसके बीच में स्पेस लगता ही नहीं है, तो थोड़ी सी दिक्कत है। ये जो ब्लैक डॉट डॉट दिखा रहा है ना ग्रीन लाइन के ऊपर, ये ब्लैक डॉट, वो इसकी वैल्यू है। यहाँ ऐसे लिखा हुआ है क्या क्या है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एसबीआई पीयू में आया हुआ क्वेश्चन है तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन होगा। आ जाओ देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द लाइन ग्राफ शोज टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ आइटम पी प्लस क्यू डिस्पेस्ड, ठीक है। तो भैया क्वांटिटीज ऑफ आइटम पी प्लस क्यू, दो आइटम है पी और क्यू, उनकी जो टोटल क्वांटिटी है ना उसको डिस्पैच किया गया, उसका ग्राफ बता रहा है। एंड नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ आइटम क्यू डिस्पैच आउट ऑफ टोटल आइटम्स ऑफ पी एंड क्यू। देखो एक ग्राफ में तो पी और क्यू दोनों की मिला के क्वांटिटी का जितना डिस्पैच किया गया, नहीं कोई होगा ऑनलाइन सेलर को डिस्पैच कर रहा होगा प्रोडक्ट, तो पी और क्यू की जो क्वांटिटी है ना वो टोटल मिला के जो क्वांटिटी है वो जितना डिस्पैच हुआ, एक ग्राफ तो वो दे रहा है। दूसरा ग्राफ दे रहा है क्यू आइटम की क्वांटिटी दे रहा है कि क्यू आइटम कितना हुआ। तो बताओ दोनों ग्राफ को माइनस कर दूंगा तो पी का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एक ग्राफ वैल्यू दे रहा है पी प्लस क्यू की, एक ग्राफ दे रहा है क्यू की, दोनों को माइनस करूंगा पी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ गया। फ्रॉम 4 डिफरेंट वेयर हाउस, 4 डिफरेंट वेयर हाउस है, ए बी सी डी, ए बी सी डी 4 डिफरेंट वेयर हाउस है। मान लो कोई अमेजन का होगा, कोई किसी का होगा, जिसका भी होगा, 4 डिफरेंट वेयर हाउस में से 2 आइटम है पी प्लस क्यू, ठीक है। एक ग्राफ पी और क्यू दोनों मिला के कितने आइटम बिक गए जो अपने को डिस्पैच करने कुरियर में लगाने। एक ग्राफ दे रहा है केवल क्यू का कितने आइटम डिस्पैच हुए। तो एक टोटल है पी प्लस क्यू का, एक क्यू का दिया, क्यू वाला माइनस कर दूंगा तो पी का भी निकल आएगा मेरे पास में, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। और वेयर हाउस हो गया इन ए मंथ ऑफ मार्च, मार्च महीने की बात कर रहा है, ये सारा डेटा मार्च महीने का है, ठीक है। बाकी सब कुछ दिया हुआ है कि डाटा को केयरफुली पढ़ो। अब देखो मैं एक बार ग्राफ बता देता हूँ आप लोगों को कैसे दिया गया है। यहाँ पर ये जो यहाँ लिखा गया है ना, यहाँ पे ये आपको दिखेगा, वहां पे ये ऐसे लिखा गया है, ये ग्रीन सी लाइन, थोड़ा मैं डार्क वाली ग्रीन लाइन ले लेता हूँ, आप समझ जाना इस वाले, ये ऐसे दिया होगा आप लोगों को, और फिर ऐसे ये जो यहाँ पे दिखा रहा है ना आपको छोटा सा, ये ऐसा है, यानी कि ये इस ग्राफ की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि इस ग्राफ की बात कर रहा है, यहाँ छोटा दिख रहा होगा लेकिन आप समझ जाना, आप इस ग्राफ की बात कर रहा है। दूसरा देखो ये यहाँ पे दिया गया है ना, जो ये यहाँ पे दिया गया, ये ऐसे और बीच में ब्लैक डॉट, ये जो चीज है ना यहाँ पे ये दी गई है, मैंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया, हर क्वेश्चन में समझ जाना है। यानी कि ये जो डेटा है ना, ये क्या बोल रहा है, ये यहाँ दिया गया, यानी कि ये यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ आइटम पी एंड क्यू डिस्पैच्ड, यानी कि ऊपर वाला ग्राफ कॉमन सेंस की बात है, दोनों का मिला के तो ज्यादा ही होगी कुछ कुछ वैल्यू। पी और क्यू जो टोटल मिला के डिस्पैच वन आइटम, वो तो ऊपर वाली वैल्यू है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो ग्राफ। तो लाइन ग्राफ में भी ऐसे ही होता है, अपने को लाइन का दिया होता है वैल्यू कौन सा, जैसे वहां ब्लैक और रेड दिया था ना वहां पे, तो ये जो ऐसे इस टाइप से दिया गया है ना, ये क्वांटिटी ऑफ आइटम पी एंड क्यू डिस्पैच्ड, तो ये वैल्यू समझ में आनी चाहिए कौन सी किस चीज की दे रहा है, फिर तो क्वेश्चन करेंगे आगे, नहीं तो मतलब ही क्या है। तो ये पी और क्यू जो आइटम डिस्पैच हो, आगे देखो ये वाला जो है ग्राफ है, यानी कि ये दिख रहा है आपको गोल बना के इस कलर के बीच में, ये क्वांटिटी ऑफ आइटम क्यू डिस्पैच्ड, ये क्यू जो आइटम डिस्पैच होगा उसकी क्या है क्वांटिटी दे रखी है। यानी कि ऊपर वाला ग्राफ पे क्वांटिटी दे रहा है पी प्लस क्यू की कितनी डिस्पैच हुई, नीचे वाला ग्राफ दे रहा है क्यू की, ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू माइनस कर दोगे ना तो पी का आ जाएगा अपने आप ही, ये पी प्लस क्यू की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू है, कुल मिला के बात है ये। अब देखो मैं बताता हूँ कि वैल्यू क्या है किस तरीके से। वही जो फंडा अपन लोग किस में लगाते थे, वही फंडा जो अपन लोग इसमें लगाते थे ना, बार ग्राफ वही यहां लगाना है। देखो 100 से 200 के बीच में बताता हूँ, मेन लाइन ये है, ये है, इसके बीच में पतली पतली लाइन है, तो एक पतली लाइन की वैल्यू कितनी है वो देखना भाई ध्यान से। मैं थोड़ा जूम करता हूँ उसको भी, अब मजा आएगा आपको देखने में, है ना, सर मजा आ जाएगा अब तो। देखो भाई ये यहां से मेन लाइन है ब्लैक ब्लैक वाली, ये 200 है 300, इसके बीच में कितने पार्ट में बटाए, कितने पार्ट में बटाए, 1 2 3 4 5 पार्ट में बटा कि नहीं बटा। तो 200 से 300 के बीच में कितनी वैल्यू बट रही है 100, तो 100 बटा 5, एक पार्ट की 20 वैल्यू है, यानी कि ये 220 है, ये 240 है, 260 है, 280 है, ये 300, ये वैल्यू पता होनी चाहिए। अब बोलो सर इतनी छोटी सी बात बता रहे हो, भैया बतानी पड़ती है,
क्या पड़ती है, बतानी पड़ती है, वरना बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, कई लोग होते हैं थोड़ा सा, मतलब जो कई बच्चे होते हैं जिनको बेसिक भी नहीं पता होता, तो उनको बताना देखो टीचर की जिम्मेदारी होती है। ये ग्राफ छोटा क्यों नहीं हो रहा रे? हाँ, करना ही पड़ेगा अपने हाथ से ही। ठीक है जो भी है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, कैसे वैल्यू निकालती है, कौन सी चीज क्या है। अब बस कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में जैसे डेटा देगा, डेटा समझ में आने के बाद में कोई खेल नहीं है, सारा सारा खेल खत्म। ठीक है जी, आ जाओ। ऊपर वाला पी प्लस क्यू, नीचे वाला क्यू, बस इतना ध्यान रखना। 4 वेयर हाउस है अपने, कौन सा हिस्सा कितने ऊपर नीचे करना है वो भी अपने को पता है। आगे अब देखो बड़े सरल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, ये एसबीआई वाला क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम पी डिस्पेज फ्रॉम डी एंड ए टुगेदर टू दैट ऑफ बी एंड सी टुगेदर। ठीक है, रेशियो किसका, पी आइटम का निकालना है। मैंने पहले बताया था, ये ग्राफ है पी प्लस क्यू का, ये ग्राफ किसका है, पी प्लस क्यू का, ये ग्राफ है क्यू का। इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वैल्यू कितनी है 220, ये वैल्यू है 480, 480 पी प्लस क्यू का है और 220 इसका है, तो कितना बचेगा 260। वो 260 किसका है, पी का है। ये पी प्लस क्यू है, ये क्यू है, तो ये माइनस करते ही पी बचा कि नहीं बचा। ठीक है, तो इस तरीके से ऊपर नीचे से वैल्यू माइनस करेंगे तो पी बच जाएगी, इसीलिए पी पूछा है, वरना तो क्यू ही पूछ लेता। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम पी डिस्पेस फ्रॉम डी एंड ए, डी और ए टुगेदर पी। भैया यहां पे इसका डिफरेंस कितना है रे, बस 480 और 220। ठीक है, 480 में 220 माइनस करूंगा कितना बचेगा 260, तो इसका तो हो गया 260। आगे वाला देखो डी में, देखो ये कितना है रे 320 और ये कितना है 640। 640 और 320 में माइनस करूंगा कितना बचेगा 320 बचेगा। ये एक तो ये हो गया। ठीक है, इसका रेशियो निकालना है किससे, बी और सी से, वही पी का। तो बी और सी में ये कितना है, ये 380 है और ये 560 है। 560 माइनस 380, ठीक है ना, तो 180 हो गए। 560 माइनस 380, ठीक है 180 आएगा। फिर इन दोनों का देखो भैया, ये कितना है 320 और 180। ठीक है, तो ये 140 का डिफरेंस होगा, 320 और 180 यानी कि 140 का डिफरेंस। जोड़ दो भैया, वैसे 0 0 तो वैसे ही काट दो यार, क्या है 26 और 32 कितना होगा 58, रेशियो 32। कितने से कटेगा रे, 4 से कटेगा क्या, 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। 29 आएगा, 29 है क्या, है ना, 29:16। उम्मीद है समझ में आ गया। ठीक है जी, इतना ईजी है। यहां से वैल्यू निकालना सीखो। अब जिस बच्चे को समझ में आ गया पी प्लस क्यू है, ये क्यू है, माइनस करने में पी आ जाएगा, वो कर देगा, इसमें जोड़ बाकी तो है क्या। और अगर आपको समझना है, वैल्यू निकालना है, काम बन जाएगा अपना। आ जाओ भाई, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम क्यू डिस्पेस्ड फ्रॉम ए। ठीक है, सबको पता है नीचे वाली वैल्यू किसकी, क्यू की, ऊपर वाली वैल्यू पी प्लस क्यू की। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये नहीं दिखे तो भी कोई बात नहीं है, अब तो अपने को पता है ऊपर वाली वैल्यू पी प्लस क्यू की, नीचे वाली क्यू, माइनस करेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम क्यू डिस्पेस्ड फ्रॉम ए। अच्छा एक चीज और है, जैसे अपन ने पीछे वाले इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस निकाले थे, सारे निकाल लिए थे ना, पी के, डी का और ए का भी निकाल लिया था, ठीक है, और बी और सी का भी निकाल लिया था। तो पी की वैल्यू अपने पास चारों की है ना। अब बार बार डिफरेंस ना निकालना पड़े, तो एक बार निकाल लिया, बहुत बार पी की वैल्यू पूछेगा, मेन खेल ही वही है। तो पी की वैल्यू चारों की अपन निकाल चुके हैं, तो वो आप एक पेपर पे अपने सीक्वेंस वाइज लिख लेना, या फिर आप इसके ऊपर लिख देना कि कौन सी ए की, ये डी और ए की है, ये डी की थी ना, नहीं ये 260 किसकी थी, 220 और 480 है ना, 220 और 480, हाँ तो 260 इसी की थी, ठीक है ना। ये ए की है और ये 320 किसकी थी, डी की थी 320। उसके बाद में क्या पूछा गया था, बी और सी, तो ये बी और सी की थी, बी की 180 है ना, हाँ ये बी की थी, ये सी की थी। ठीक है, समझ गए बात। तो ये पी की वैल्यू सारों की आ गई, तो पेपर पे इसी के सामने इसे लिख देना चाहिए जब जोड़ बाकी करो तुम, ताकि अगले क्वेश्चन में आपके तो सामने रहेगा ना पेपर, अगले क्वेश्चन में जब पी की वैल्यू निकालनी हो तो अपन माइनस बार में माइनस में दिमाग नहीं लगाएंगे, वैसे करना इतना मुश्किल नहीं, लेकिन दिमाग नहीं लगाएंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं पेपर पे अगर साइड में से लिखना चाहूँ कि भाई पी की वैल्यू, जो वैल्यू निकाल लेना, अगर दिमाग से थोड़ा चलोगे
उसको मुझे दोबारा नहीं कैलकुलेट करना, तो नहीं करना तो नहीं करना, बस ऐसे लिख देना, ठीक है ना। अब अगर आपने ऐसे लिख लिया तो समझदारी बात है कि ऊपर ही नाम लिख देना, ठीक है, लेकिन पेपर पे ऐसे लिखा हो तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां क्वेश्चन बोल रहे कितना है, ए से भेजी गई क्यू वस्तु की कुल संख्या, तो ए से क्यू कितनी है वो तो दिख रहा है 220 है, 220 है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम क्यू डिस्पैच फ्रॉम ए इज व्हाट परसेंट, ये कितना परसेंट है किसका, वो आगे बताएगा। परसेंट ऑफ एवरेज नंबर ऑफ आइटम पी डिस्पैच फ्रॉम बी एंड डी, यानी कि पी आइटम बी और डी से कितना डिस्पैच हो रहा है उसके एवरेज का ये कितना परसेंट है। तो बी और डी का पी आइटम देख लो, पीछे था ना बी और डी का, ये रहे दोनों, कितना बनेगा 500। अब डिफरेंस में दिमाग नहीं लगा, ठीक है, 500 का एवरेज कितना, 2 का भाग दूंगा 250, तो ये 220 250 का कितना प्रतिशत है, वही निकालना था, ठीक है। अब देखो बहुत दूर दूर वैल्यू है, बहुत दूर दूर वैल्यू है कि नहीं है, एक बात बताओ मेरे को, ये 250 इसका 10% कितना है 25, तो 225 लगभग 90 के आसपास होगा कि नहीं होगा, 90 से हल्का सा छोटा आएगा कि नहीं आएगा, 88%, सीधा आंसर टिक। ऐसे अंदाजा लगाना होता है, बाकी सोल्व करने को तो कर लो, देखो 0 0 25 चौक 100 और 88%, सोल्व करने में भी कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, पी की वैल्यू बार बार नहीं निकालनी है लेकिन, ठीक है, ये वैल्यू दोबारा से देखो नीचे नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा ग्राफ फिर छोटा हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, तो मैं छोटा नहीं करूंगा, आपको समझने चलना है। ऊपर वाला ग्राफ किसका है, पी प्लस क्यू, और ये वाला ग्राफ किसका है, क्यू, ठीक है। चलो, द टोटल नंबर ऑफ आइटम क्यू डिस्पैच्ड फ्रॉम सी इन फरवरी, ये डाटा किसका था, मार्च का। ये बात नहीं भूलनी होती है, देखो बेसिक बातें जो होती है, शुरू में बताया था मार्च का लिखा हुआ था डिस्क्रिप्शन के अंदर। टोटल नंबर ऑफ आइटम क्यू डिस्पैच्ड फ्रॉम सी इन फरवरी 20% लेस देन टोटल नंबर ऑफ आइटम पी डिस्पैच्ड फ्रॉम ए इन मार्च, ये मार्च का डेटा है। तो ए का पी का मार्च में कितना होगा डाटा, तो ए कितना करेगा पी में 260, मार्च का डेटा है ये, ठीक है। तो ए 260 करेगा किसमें, मार्च के अंदर, तो फरवरी में, ठीक है, क्यू आइटम कितना डिस्पैच होगा फरवरी में, क्यू आइटम कहां से, सी से, कितना डिस्पैच होगा 20% कम डिस्पैच होगा, किससे, ये पी से, ए के पी से, ठीक है। तो पी की वैल्यू फिर भूल गया मैं, 260, 260 का 20% मतलब 52, ठीक है, 260 में से 52 माइनस कर दूंगा कितना बचेगा 208, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी 208। देखो 260 वैल्यू किसकी थी, पी की वैल्यू थी ए से मार्च के अंदर, तो बोला क्यू आइटम सी में डिस्पैच हो रहा है जो फरवरी के अंदर, वो 20% कम है किससे, जो आइटम पी डिस्पैच होगा ए से उससे। तो आइटम पी कितना डिस्पैच हो रहा था ए से 260, उसका 20% यानी 26 दूनी 52 कम कर दिया मैंने, तो 208 आ गया। ये क्यू आइटम डिस्पैच हो रहा है फरवरी में सी से, वेयर हाउस सी से, ठीक है। अब ये कहां जहां भी काम में आएगा वो देखेंगे, ठीक है। ये डेटा सारा मार्च का है, ध्यान रखना शुरू में दिया गया। इफ रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम पी डिस्पैच फ्रॉम सी इन मार्च टू फरवरी इज 5:4 रेस्पेक्टिवली। देखो लैंग्वेज के ऊपर चलना है आराम से कि क्या बोल क्या रहा है अपने को, ठीक है। इफ रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम पी डिस्पैच्ड फ्रॉम सी इन मार्च, ठीक है, तो ये मार्च का डेटा है कि पी के अंदर सी से मार्च, मार्च में सी का पी का डाटा क्या होगा 140, ठीक है। तो 140 ये 5 रेशियो की वैल्यू है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी भैया, 5 का भाग दे दो, कितनी होगी 5 दूनी 10, 5 8 40, ठीक है, 18 होगी। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है 140 है ना, सॉरी है ना, तो 28 होगी वैल्यू, 28.140 होता है। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 112 होगी कि नहीं होगी भैया। इस 5 रेशियो की वैल्यू अपने को दे रखी है 140, तो डिवाइड करूंगा तो 28 पंजे 140 होता है कि नहीं होता है, 28 चौक 112, अरे हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पर ये क्या है मार्च टू फरवरी, यानी कि सी के अंदर आइटम पी फरवरी में कितना डिस्पैच हो रहा है 112, निकल गया कि नहीं निकल गया। अब आगे क्या पूछा गया, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम पी एंड क्यू टुगेदर डिस्पैच फ्रॉम सी इन फरवरी। तो भैया दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 320, ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो क्या किया इसने, कुछ नहीं किया, जो डेटा यहां दिया गया था ना उसी में रेशियो बेशियो परसेंटेज का गेम खेला है। क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा लग रहा है कुछ है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट आ जाओ,
इफ टोटल नंबर ऑफ आइटम पी डिस्पेस्ड फ्रॉम ई, ठीक है, अब ई तो इसमें दिया नहीं है, यानी कि कुछ लिंक करेगा ही नहीं पहले वाले। देखो नया डाटा जब आता है ना तो पहले वाले से लिंक करेगा कुछ ना कुछ। देखो इस ग्राफ के नीचे ये चीज दी हुई है, ठीक है, जगह थोड़ी छोटी थी इसलिए ये यहाँ से थोड़ी गायब है, ये यहाँ लिखवा देनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है। अब आपको पता ही है कि ऊपर वाला पी प्लस क्यू, तो बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी। आप सर इसमें तो डेटा ही नहीं दे रखा, दिया हुआ है वो थोड़ा नीचे छुपा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको जूम आउट कर दूंगा ना तो बहुत छोटा हो जाएगा फिर क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ। देखते हैं, कोशिश करते हैं आ जाए तो, ठीक है। अब दिख रहा होगा, ठीक है, अब क्वेश्चन भी ज्यादा छोटा नहीं हुआ है, हो जाएगा रेंज। आ जाओ भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ आइटम पी डिस्पेस्ड फ्रॉम ई इज 40% मोर देन दैट ऑफ आइटम क्यू फ्रॉम डी, ठीक है। क्यू आइटम डी से कितना डिस्पेज हो रहा है, 320। 320 का 40%, 10% 32 हो जाएगा, तो 40% कितना होगा, 128 होगा कि नहीं होगा, 128 ज्यादा है, तो 320 में 128 जोड़ दूंगा तो 448 होगा कि नहीं होगा भैया, 448 वैल्यू आ गई पी की ई से, ठीक है। तो अब ध्यान रखो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिखना चाहो तो आइटम पी कहां से, ई से, ठीक है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम क्यू डिस्पेस्ड फ्रॉम बी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आइटम क्यू डिस्पेच फ्रॉम बी, बी से क्यू कितना डिस्पेच हो रहा है, 280 380, ठीक है, 380 इज हाउ मच मोर लेस देन दैट ऑफ आइटम पी फ्रॉम ई, इससे ये कितना कम ज्यादा है, परसेंटेज नहीं पूछा, चीज कम ज्यादा तो माइनस करना था इसमें से, कितना आएगा 68, ऑप्शन डी, ठीक है जी। बहुत इजी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस क्वेश्चन में लैंग्वेज में जैसे बोला करते हैं, यहां ये समझ में आना चाहिए बस कहां से क्या वैल्यू पकड़नी है अपने को, उसके बाद में कोई समस्या नहीं है। आयो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम क्यू डिस्पेस्ड फ्रॉम बी इज हाउ मच परसेंट अप्रोक्स पूछा है मोर लेस देन द टोटल नंबर ऑफ आइटम पी डिस्पेस्ड फ्रॉम सी, ठीक है। तो बोला फाइंड द आइटम क्यू डिस्पेस्ड फ्रॉम बी, बी से क्यू कितना डिस्पेस हो रहा है 380, तो 380 लिख दिया, एक वैल्यू 380 आ गई। इज हाउ मच परसेंटेज अप्रोक्स मोर लेस देन द टोटल नंबर ऑफ आइटम पी डिस्पेस्ड फ्रॉम सी, सी से पी कितना डिस्पेस हो रहा है 140, पी बार बार नहीं निकालने की जरूरत है अपने को, 140, ठीक है। मोर और लेस जब पूछा होता है ना अपने को तो डिफरेंस निकालते अपन, यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा 240। ये किससे कंपैरिजन कर रहा है भैया, इससे कर रहा है 140 से। वैसे भी आप समझ जाओ सारे ऑप्शन 100 से ऊपर है, तो इससे तो करेगा तो 100 से नीचे आएगा, तो इसी से कर रहा होगा। और बाकी आप देखो देन के बाद में क्या आ रहा है, मोर देन टोटल नंबर ऑफ आइटम पी डिस्पैच फ्रॉम सी, तो वो 140 ही है। इसका परसेंटेज निकालना था, लगभग निकालना था, और पास पास में भी, ज्यादा पास में तो नहीं है ऑप्शन, लेकिन 189 और 190 बहुत पास में भी ऑप्शन है, थोड़ा प्रीसाइज वे के अंदर अपने को निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे कोई समस्या नहीं है। तो वो तो पड़ा रहने दो, इनको कर लो, तो ये 12/7 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लो 12 में, फिर 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या है एग्जैक्टली आ जाएगा, 7 एकम 7, पीछे कितना बचेगा 5, 7 7 49, वो वाला तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, ठीक है। 7 7 कितना 49 हो गया, ठीक है। कि फिर कितना बचेगा, एक जीरो लगाएंगे तो 7 एकम 7, 171% पॉइंट समथिंग आगे कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा पॉइंटों में आएगा ना 1.71, और आगे भी कुछ आ सकता है परसेंटेज। अब 100 से जब गुणा होगा ना तो 171 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो 171 पॉइंट समथिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा आप लोगों का। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। एक बार ग्राफ और आ गया अपना, बड़ा ही शानदार तरीके से, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा बार ग्राफ, ठीक है। एसबीआई क्लर्क प्री के अंदर आया हुआ बार ग्राफ है आप लोगों का। यहाँ पे डेटा आपस में लिंक है, अभी तक ये डेटा अलग था, ये डेटा अलग था, ये डेटा अलग, ये डेटा, यहाँ लिंक है डेटा, दोनों दोनों से तीसरा डेटा निकल जाएगा। थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे, हल्का सा, ज्यादा नहीं करेंगे, बस दिखना चाहिए। उम्मीद है दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, कट रहा है, चलो आ जाओ। देखो आजकल तो क्या होता है, यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है, सामने एक टीवी लगा हुआ है, ठीक है, उसमें पूरा दिखता है हमें कि हमारी रिकॉर्डिंग कैसी चल रही है, हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ऑपरेटर भी बैठता है तो बैठता है, वरना नहीं बैठता है, ठीक है।
एक टाइम पे क्या होता था ना, मेरे आप पुराने वीडियो देखना जिसमें व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, तो उस टाइम पे हमारे पास में ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी कि कैसे क्या हो रहा है, व्हाइट बोर्ड होता था, मार्कर से लिखते थे। तो मैं ऐसे इमेजिन करता था, ठीक है, इमेजिन में ऐसे करता था कि बाद में हम एडिटिंग में फोटो लगाते थे, क्वेश्चन की फोटो लगाते थे, ठीक है, फोटो या टेक्स्ट लगाते थे। तो मैं इमेजिन करता था कि ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, मैं मेरे सामने पेपर पड़ा होता था, उस पर क्वेश्चन होते थे, ये प्रिंट निकाल के रखते थे, तो मैं वहां से क्वेश्चन पढ़ता था और बोर्ड पे कराता था। जैसे ऑफलाइन क्लासेस में नहीं होता, क्वेश्चन आपको बोल के लिखाया, तो मेरे पास ऐसे सामने पेपर पे क्वेश्चन होता था, मैं वहां से पढ़ता था और यहाँ सोल्व करता था, ठीक है। तो पेपर पे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, तो मैं अंदाजा लगाता था ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, ये इस साइड में से सेट हो जाएगा, ये तो मुझे इधर इधर ही लिखना है, और फिर एडिटिंग में बाद में जाके यहाँ पे क्वेश्चन लगता था। और आजकल देखो टाइम बदल गया है, ठीक है, 5-6 साल पुरानी बात हो गई वो। अब यहाँ से थोड़ा सा भी कटा तो सामने पता लग जाता है कि हाँ भाई कट गया, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, इससे सही कंटेंट सही जगह तक पहुंच जाता है इससे। आ जाओ देखो क्वेश्चन देखते हैं। एसबीआई क्लर्क का क्वेश्चन है, प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या दे रहा है क्वेश्चन? रीड द डाटा गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स एंड नंबर ऑफ वैकेंट फ्लैट्स इन 5 बिल्डिंग। 5 अलग अलग बिल्डिंग है भैया, बिल्डिंग के नाम है ए बी सी डी ई। इसमें आप लोगों को टोटल फ्लैट और वैकेंट फ्लैट का डाटा दिया गया है। रेड मतलब टोटल फ्लैट और ये मतलब वैकेंट फ्लैट। तो वही कितने हिस्से में, इसमें एक लाइन और खींच देता हूं मैं। अब आगे वाले जो क्वेश्चंस में नहीं होता आप देख लेना कि ये लाइन होती है नीचे नीचे एक ब्लैक कलर की या जो भी कलर हो। अब यहां से यहां तक कितने हिस्सों में बट रहा है ये? 1 2 3 4 5, तो वैल्यू 5 हिस्सों में बट रही है, तो एक हिस्से में कितनी वैल्यू आएगी? 20 आएगी। तो वही सब है, वही वैल्यू का डिवाइड का सिस्टम है अपना, ठीक है। 5 फ्लैट है, ये रेड वाला टोटल फ्लैट बताएगा, ब्लैक वाला वैकेंट फ्लैट बताएगा। अच्छा, टोटल फ्लैट में क्या हो सकता है? तो वैकेंट हो सकता है फ्लैट, या ऑक्यूपाइड हो सकता है, तो कोई रहता हो या खाली हो। तो टोटल फ्लैट इज इक्वल टू वैकेंट फ्लैट प्लस ऑक्यूपाइड फ्लैट, ठीक है। तो 2 फ्लैट आप लोगों को 2 तरीके से बताए गए। अब मुझे टोटल फ्लैट बताए गए, ये वैकेंट बताए गए, इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस कर दूं, ये टोटल है ये वैकेंट है, तो बताओ ऑक्यूपाइड फ्लैट आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो बस ये रिलेशन, इसमें और कुछ नहीं है। तो कहीं ऑक्यूपाइड फ्लैट के बारे में कुछ बोलेगा, कहीं वैकेंट फ्लैट के बारे में कुछ बोलेगा, कहीं टोटल फ्लैट के, यही परसेंटेज रेशियो में अपने पास से कैलकुलेशन कराएगा, और कुछ खास बात नहीं है इसमें, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ए में ऑक्यूपाइड फ्लैट की बात करूं, तो ए में टोटल फ्लैट कितने हैं? 400, वैकेंट फ्लैट कितने? 100 के बाद में 3 है तो 160। तो 400 माइनस 160 यानी 240 जो फ्लैट है ना वो ऑक्यूपाइड फ्लैट है ए के अंदर। बस ये डेटा का मतलब है, यहां पे समझने की बात है। आ जाओ आगे। देखो जी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये नोट नीचे कट रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लिखा हुआ है टोटल फ्लैट इज इक्वल टू वैकेंट फ्लैट प्लस ऑक्यूपाइड फ्लैट, तो वो तो अपने को पता ही है, वो अपन ने पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं फटाफट। देखो इजी क्वेश्चन ही आएंगे, इसमें एक कलर का है, देखते हैं एक आधा क्वेश्चन कोई होगा ट्रिक की तो पढ़ने में मजा आएगा। नंबर ऑफ वैकेंट फ्लैट इन बिल्डिंग सी एंड डी टुगेदर आर अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड फ्लैट इन बिल्डिंग डी एंड ई टुगेदर, ठीक है। आप देखो ऑक्यूपाइड फ्लैट निकालते टाइम माइनस करना पड़ेगा अपने को, तो जब भी ऑक्यूपाइड फ्लैट निकालो ना, ये देखो थोड़ा दिमाग लगाओ इसके अंदर, कि जब भी हम कैलकुलेशन एक बार एकदम बार बार में नहीं बकूंगा, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका, ऑक्यूपाइड फ्लैट निकालते टाइम माइनस करना पड़ेगा। एक बार मैंने डी का माइनस करके निकाल लिया, अगले क्वेश्चन में पूछेगा तो मैं दोबारा कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं उसको पेपर पे तरीके से लिख लूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंट फ्लैट इन बिल्डिंग सी एंड डी टुगेदर, वैकेंट तो मुझे पता ही है सी और डी का वैकेंट, ठीक है ना। तो इसमें वैकेंट कितना है? 180, अरे इसमें वैकेंट कितना है? 180, और डी में कितना है? 220। तो 180 प्लस 220 400 हो गया वैकेंट। ये कितना परसेंट है? आर अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड फ्लैट इन डी एंड ई, तो मैं अलग अलग लिखूंगा डी और ई का ऑक्यूपाइड फ्लैट। देखो डी ओ का कितना है, ये कितनी वैल्यू है? 600, और ये कितनी है? 220, यानी कि 380 आएगा। 600 माइनस 220 करूंगा तो कितना आएगा? 380 आएगा प्लस। अब मैं इसके नीचे लिख दूंगा डी, यानी डी का ऑक्यूपाइड फ्लैट है जो मुझे वैल्यू निकालनी थी। ये प्लस करके सीधा भी सोच सकता था दिमाग में, लेकिन मैं लिख दूं आगे मुझे कहीं डी का ऑक्यूपाइड काम में आएगा तो मैं यहीं से वैल्यू उठा लूंगा, सारे एक साथ भी नहीं निकालूंगा मैं, क्योंकि वो भी वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है, आगे काम भी ना आए तो फिर क्या करेंगे। तो यही लिख दिया। और क्या पूछा रे? डी एंड ई, ठीक है। ई का ऑक्यूपाइड कितना होगा? ये 420 है, और ये कितना है रे? 200। 200 माइनस 420 यानी 220, ये ई का ऑक्यूपाइड फ्लैट है। इसका परसेंटेज पूछा सा अपने से तो निकाल देंगे। ये कितना होगा? 400 600 कट जाएगा, 2/3 का परसेंटेज निकलेगा। कितना होगा? 2/3 का परसेंटेज क्या होता है? 66.66%। तो भैया 600 आएगा, ये ऊपर 300 आएगा, 400 आएगा, तो ये 2/3 बनेगा कि नहीं बनेगा? 2/3 का परसेंटेज क्या होता है? 66.66% या 66
2/3% वही होता है, यहां लगभग में दे रखा है सी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते, लेकिन डी और ई का आप ऑक्यूपाइड दोबारा नहीं निकालेंगे, एक बार निकाल दिया बात। आगे क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ ऑक्यूपाइड फ्लैट इन बिल्डिंग ए एंड ई टुगेदर। तो ए में ऑक्यूपाइड कितने भैया, ए में ऑक्यूपाइड कितने होंगे, माइनस करेंगे इसमें से 400 माइनस 160 यानी कि 240, ठीक है ना। तो ए में ऑक्यूपाइड कितने होंगे 240, तो ये लिख देंगे कि भैया ए का आ चुका है अपने पास में। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑक्यूपाइड फ्लैट इन ए एंड ई टुगेदर। ई का देखो मैंने निकाल लिया था अभी, दोबारा नहीं निकालूंगा, तो 220 है। ई का कितना है 220 है, तो यहां ई लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका रेशियो पूछा गया है, लिखो तो लिख देना, ये ऑक्यूपाइड है, दोबारा से क्लियर हो जाएगा। टू वेकेंट फ्लैट इन सी एंड डी टुगेदर, तो सी और डी का वेकेंट फ्लैट पूछा है, तो सी और डी का वेकेंट फ्लैट कितना होगा 180 प्लस 220 400 होगा। बड़े इजी क्वेश्चन है भैया, ये 460 46:40 काटेंगे तो 23:20, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है जी, इजी है सारा कुछ, आ जाओ। ये तो बड़े इजी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे, जैकपॉट वाले डी है ना, जैकपॉट लग जाती है ना एग्जाम में वो वाली। एवरेज नंबर ऑफ वेकेंट फ्लैट इन बिल्डिंग ए एंड ई, एवरेज नंबर ऑफ वेकेंट फ्लैट इन बिल्डिंग ए एंड ई, तो ए और ई का वेकेंट का एवरेज निकाल देते हैं। ये कितना है रे 160, ठीक है ना, और ये कितना है 200, 200 और 160 यानी कि 360, ठीक है। 360 का एवरेज कितना होगा 180, 180 की बात कर रहा है मतलब ये, तो अपन ने सीधा 180 लिखना है। व्हाट परसेंट ऑफ ऑक्यूपाइड फ्लैट इन बिल्डिंग सी, तो ये एवरेज नंबर ऑफ वेकेंट फ्लैट इन बिल्डिंग ए एंड इज व्हाट परसेंट, ये कितना, किसका परसेंटेज पूछा गया ऑक्यूपाइड फ्लैट इन सी, तो सी में ऑक्यूपाइड फ्लैट अभी तक शायद अपन ने निकाले नहीं है, तो ये 540 है और ये 180 है। 180 में से 540 में 180 माइनस करेंगे 360 बचेगा, ठीक है 360। भैया पता है 360 का 180 कितना परसेंट होता है 50% होता है, तो बस बात खत्म, गुणा 100 लिखने की कहाँ जरूरत पड़ रही है अपने को, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, total flat in building B and D together are how much more or less than that in building A and C together। ठीक है भाई, क्या बोला है, टोटल फ्लैट इन बिल्डिंग बी एंड डी टुगेदर आर हाउ मच मोर और लेस देन द बिल्डिंग ए एंड सी टुगेदर। टोटल फ्लैट की संख्या पूछी गई, टोटल फ्लैट ये ए हो रहा है, टोटल फ्लैट बिल्डिंग बी एंड डी टुगेदर, बी और डी का टोटल फ्लैट कितना होगा 460 है ना, ये 460 प्लस 600 यानी 1060, ठीक है। हाउ मच मोर और लेस देन द बिल्डिंग ए एंड सी टुगेदर, ए और सी में कितने रहे, ए में 400 और 540, 400 540 का मतलब 940, डिफरेंस कितना है रे 60 120 का डिफरेंस है भाई, पूछा है अपने से, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन थोड़ा डंगा लग रहा है मेरे को, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन इसमें। इफ 3 पीपल लिव इन ईच ऑक्यूपाइड फ्लैट ऑफ बिल्डिंग ए के ऑक्यूपाइड फ्लैट में 3 रहेंगे, तो ए के ऑक्यूपाइड फ्लैट कितने, पहले भी आप लोगों ने पीछे निकाल लिया था लेकिन फिर से बता देता हूँ कितने हो गए, ये 160 माइनस 400 यानी कि 240, तो 240 ऑक्यूपाइड फ्लैट है, उसमें हर फ्लैट में 2 लोग रह रहे हैं, तो ए में कितने 3 लोग रह रहे हैं, सॉरी 3 लोग रह रहे हैं, तो टोटल मिलाए कितने लोग हो गए 720 लोग हो गए, ए में 720 लोग रह रहे हैं। एंड 2 पीपल लिव इन ईच ऑक्यूपाइड फ्लैट ऑफ बिल्डिंग बी, बी में ऑक्यूपाइड कितने हैं निकाल लेते हैं एक बार, देखो पीछे कहाँ जाएंगे, इतना 120 और 460 यानी कि 120 और ये 460, 20 माइनस करूंगा 440 340, ठीक है 340 हो गया। हर फ्लैट में कितने लोग रह रहे हैं 2 लोग रह रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे 680 लोग रह रहे हैं। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन बिल्डिंग ए एंड बी, ए और बी में टोटल लोग कितने रह रहे हैं 720 और 680, 1400 लोग हो गए, ठीक है दोनों जोड़ दिया, ऑप्शन सी आंसर हो गया। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो नहीं होने वाला था, एसबीआई कलर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूं अगर परसेंटेज रेशियो एवरेज क्लियर है ना, कोई मुश्किल नहीं होगी किसी भी चीज के अंदर। अभी प्रैक्टिस खत्म नहीं हुई है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखो होमवर्क में दूंगा क्वेश्चन, सारे के सारे होमवर्क वाले क्वेश्चन पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, क्लास नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, होमवर्क वहां करना। यहाँ से ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना, यहाँ से स्क्रीनशॉट मत लेना, पीडीएफ से डाउनलोड करना। ये आरआरबी पीओ प्री का क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक है। ये अपने को होमवर्क में करना है। देखो इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, देखो काफी बढ़िया लैंग्वेज वाले।
आगे जाओगे तो लाइन ग्राफ का एक क्वेश्चन है, ये एसबीआई पीओ का है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी देखो कुछ अच्छी लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं। आगे जाओगे तो आरआरबी क्लर्क प्रीलिम का ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो ये मैंने इनकम एक्सपेंडिचर वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये कई बार प्री के अंदर आ जाता है, तो मैंने ये एक उठा लिया है, ठीक है। यहाँ से बड़े इजी तरीके से समझा दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, ये 3 सेट आप लोग करके आएंगे। मिलेंगे कहाँ ये 3 सेट, रोक के तो स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाओगे, जल्दी कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाना, क्लास नोट्स का लिंक मिलेगा, उस लिंक को खोलना, आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी होमवर्क के साथ, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया।